हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन हेडेक में कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों के बारे में हम क्यों बात करना चाहते हैं, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट कारण है, कुछ वजह है। पहली वजह यह है कि माइग्रेन काफ़ी ज़्यादा कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम है। हर 5 महिलाओं में से 1 महिला को कभी न कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। हर 15 पुरुषों में से 1 को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि महिलाओं में माइग्रेन की प्रॉब्लम पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये है कि माइग्रेन का कोई शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट हमारे पास में अवेलेबल है वो बेसिकली माइग्रेन के लक्षणों को हैंडल करने का ट्रीटमेंट है, यानी कि उसके लक्षणों को हम ठीक कर पाएँ, वही ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। और ये सारा का सारा ट्रीटमेंट ओवर द काउंटर आपको मिल सकता है, यानी कि इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस ट्रीटमेंट को किसी भी फार्मेसी की शॉप से जाकर ले सकते हैं। लेकिन इन दवाइयों के बारे में अगर आपको सही से एक बेसिक जानकारी होगी तो आप इन दवाइयों का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट से आप अपने आप को बचा सकेंगे। इनके अलावा हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब माइग्रेन के पेशेंट को अपने डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, अपने आप से ट्रीटमेंट करना बंद कर देना चाहिए, या कौन कौन सी सिचुएशन है जिसको आप अपने घर पे मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरे स्टेप्स लेने चाहिए, डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगे और आपके दिल में ज़रा सी भी फीलिंग आए कि आप हमारे साथ फ्यूचर में भी जुड़े रह सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं माइग्रेन से जुड़ी दवाइयों के बारे में। लेकिन माइग्रेन से जुड़ी दवाइयों के बारे में जानने से पहले थोड़ा हमको माइग्रेन के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए ताकि आपको एक बेसिक समझ हो। पहली बात यह कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक तरह का सर दर्द होता है। सर के आधे हिस्से की तरफ होगा, फेस के आधे हिस्से की तरफ होगा, यानी कि आपके आधे सिर में दर्द होगा। मध्यम सीवियरिटी से लेके बहुत ज़्यादा सीवियरिटी का हो सकता है कि आपको इतना दर्द हो कि ऐसे पूरा आपको बीमारों जैसी फीलिंग हो। और इस दर्द के साथ साथ लोगों को सनलाइट या दूसरी तेज़ चमकीली लाइट से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, उनसे सहन नहीं होती है। और लाइट ही नहीं, साउंड से भी बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, परेशानी होती है कि जो साउंड कर रहा है वो जल्दी से जल्दी मेरे नज़रों के सामने से हट जाए, बस मुझे ये साउंड नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ये इस लेवल तक का इसमें बेचैनी होने लग जाती है। कई लोगों में जब माइग्रेन का जो सर दर्द होता है उससे पहले वार्निंग साइंस आते हैं जिसको ऑरा बोलते हैं। कुछ को जैसे चमकीली लाइट नज़र आती है तो ऑरा विद हेडेक ये होता है एक टाइप। कुछ लोगों में सिर्फ सर दर्द होता है और कुछ नहीं होता है, तो इसमें सिंपल हेडेक विदाउट ऑरा बोलते हैं। और कुछ लोगों में सर दर्द नहीं होगा, सिर्फ ऑरा डेवलप होगा कि आपको ऐसे चमकीली लाइट नज़र आएगी, ऐसे बेचैनी सी लगेगी। तो ये कई टाइप का माइग्रेन होता है। जो मैंने बताया ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं 3 टाइप का। ज़्यादातर लोगों में माइग्रेन का हेडेक होता है, फिर कई दिनों के बाद होता है, और कुछ लोगों में तो कई साल के बाद होता है। लेकिन थोड़े से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर माइग्रेन का जो हेडेक है बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो उनको डॉक्टर के असेसमेंट की ज़रूरत रहती है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है ताकि उनके बार होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाए और लक्षण थोड़े से धीमे पड़ जाए ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी होती है कि ज़्यादातर लोगों में सिंपल पेन किलर से काफ़ी लोगों में आराम पड़ जाता है। और सिंपल पेन किलर कौन सी होती है जो आम तौर पर सभी के घर में होती है? पैरासीटामोल की गोली, वोवरोन या डिक्लोफेनेक की गोली, एस्प्रिन की गोली, या इसके अलावा आइबुप्रोफेन की गोली जिसे ब्रूफिन बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिनमें माइग्रेन का हेडेक है और उन सिचुएशन में उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने आप से ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपको माइग्रेन का हेडेक
30 दिन में यानी कि 1 महीने में 5 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें 2 सिचुएशन होती है, 5 दिन से ज़्यादा हेडेक भी है और आपको दवाइयाँ जो सिंपल पेन किलर है वो असर नहीं कर रही है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। और 5 दिन से ज़्यादा है, बेशक चाहे आपको सिंपल पेन किलर से आराम पड़ रहा हो, फिर भी डॉक्टर के पास जाना है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनको हम प्रिवेंटिव तौर पे देते हैं, जिसकी मदद से बार बार होने की जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वो धीमी पड़ जाए या कम हो जाए। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा एक वजह जो है कि अगर आपको माइग्रेन का हेडेक होता है, सर दर्द के साथ में आपको बुखार हो रहा है, आपकी गर्दन में स्टिफनेस नज़र आ रही है, यानी कि गर्दन जो है टाइटनेस नज़र आ रही है, सख्त नज़र आ रही है, अकड़पन आ रहा है गर्दन में, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। कई बार हमारे जो ब्रेन में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको एक तरफ का फेस में वीकनेस लग रही है, चेहरे में वीकनेस लग रही है, एक तरफ की बाजू में वीकनेस लग रही है, बोलते समय जीभ है, ज़ुबान है, वो तुतला रही है, या फिर आपको कभी दौरा पड़ा है, इस तरह की अगर दिक्कतें आपको अगर नज़र आ रही है, फेस कर रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास में ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट कोई नहीं है हमारे पास। ट्रीटमेंट कोई क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अभी तक शॉर्ट नहीं पता कि माइग्रेन होता ही क्यों है। हमको ये तो पता है कि माइग्रेन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हमको यहाँ तक भी पता है कि माइग्रेन की वजह से हमारे जो दिमाग की जो धमनियाँ होती है वो सूज जाती है, डायलेट हो जाती है, और उसी वजह से थ्रॉबिंग पेन होता है, इसके अंदर सीवियर थ्रॉबिंग पेन होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता अभी तक पूरी तरह से पक्के तौर पे कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से ये होता है। तो हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट है वो सिम्टम का ट्रीटमेंट है। और माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में 3-4 कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, और हर मरीज़ में एक ही दवाई काम नहीं करती है। किसी मरीज़ में कोई दवाई काम करती है और किसी मरीज़ में कोई दवाई काम करती है। और कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कॉम्बिनेशन की दवाई देनी पड़ती है ज़्यादा बेहतर इलाज के लिए, और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉम्बिनेशन की दवाई तो अच्छे से असर करती नहीं है, लेकिन जो उस टैबलेट में जो 2 दवाइयाँ हैं उनको अगर अलग अलग थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा के दे दें तो उनको बहुत अच्छा असर मिलता है। अब इससे आपको ये समझना है कि जो माइग्रेन के लिए जो दवाइयाँ हैं आपके लिए कौन सी सूट करती है। आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलके ये ढूंढना होगा, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना होगा। डॉक्टर ने आपको एक दवाई दी, अगर आपको अच्छा असर आ रहा है तो डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, फॉलोअप करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये दवाई मुझे काफ़ी अच्छा असर दे रही है, ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से आपको अच्छे से प्लान करके बता सके कि ओके हम इस तरह से दवाइयों को रखेंगे, अगर ये काम नहीं करेगी फिर इस तरह से हम दवाइयाँ कंबाइन कर सकते हैं। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए बेस्ट दवाई ढूंढने का काम आपका और आपके डॉक्टर दोनों की टीम का काम होता है। सो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अब बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें कि ट्रीटमेंट क्या करें जब भी माइग्रेन का हेडेक होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही माइग्रेन का हेडेक होना शुरू हो गया है आपको, तो सबसे बढ़िया इंटरवेंशन ये है कि आप जो है लाइट बंद करिए, जिसमें मतलब बिल्कुल शार्प लाइट ना आए या सनलाइट ना आती हो। अपना डार्क रूम में आराम से लेट जाइए दवाई लेके और सो जाइए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये तो सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद जो दूसरी जो दवाइयाँ आती है वो आती है सिंपल पेन किलर। सिंपल पेन किलर मैंने बताया कि पैरासीटामोल हो सकती है, डिक्लोफेनेक हो सकती है, जिसको लोग वोवरेन की टैबलेट बोलते हैं। इसके अलावा एस्प्रिन हो सकती है, इसके अलावा आइबुप्रोफेन होती है, ब्रूफेन होती है। ये सिंपल पेन किलर होती है। इनसे ज़्यादातर लोगों को आराम पड़ जाता है। सबसे बढ़िया टाइम इनको लेने का ये होता है कि जैसे ही कुछ लोगों को वार्निंग साइन आता है कि आपको पता लगने लग जाता है कि यस मुझे जो है हेडेक होना शुरू होने वाला है, तो आपको तुरंत इस दवाई को ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये दवाइयाँ ले लेते हो उस तुरंत आप, तो फिर क्या होता है कि जब तक आपको सिम्टम आना शुरू होंगे, लक्षण आना शुरू होंगे, तब तक ये दवाइयाँ अच्छा खासा असर कर चुकी होगी और आप जो है बेहतर आराम से रिलैक्स रह सकते हैं। कम परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन ये भी है कि ये सारी दवाइयाँ अलग अलग फॉर्म में आती है। टैबलेट में भी आती है, सॉल्यूशन में भी आती है, और उसके अलावा इंजेक्शन में भी आती है। और अगर कुछ लोगों को जिनके अंदर माइग्रेन का हेडेक होता है, उनको नोजिया होता है, उनको वॉमिटिंग भी होती है, तो वो दवाइयाँ ले नहीं पाते हैं, तो उस सिचुएशन में सपोजिटरीज आती है।
यानी कि लेटरिन के रास्ते डालने वाली दवाइयाँ आती है, जिसको आप अपने आप से भी आराम से डाल सकते हैं और उससे वो जल्दी दवाई ऑब्जॉर्व हो जाती है और आपको बेहतर असर करेगी। कुछ दवाइयाँ डिज़ोल्वेबल आती है, यानी कि पानी में उस गोली को डालिए, जैसे डिस्प्रिन को आपने देखा होगा, गोली को पानी में डाला वो घुल गई, उसको पी लेंगे तो वो जल्दी ऑब्जॉर्व होगी और आपको बढ़िया फ़ायदा देगी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिंपल दवाइयाँ हमारे सभी के घरों में मिल जाती है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम हुई दवाई लेना शुरू कर दिया, आपको असर आ रहा है, लेकिन अगर आप हर बार इन दवाइयों को लेते रहेंगे और आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि आपको सर दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब वो दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको असर हो रहा है, तो आपको ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। क्योंकि ये बात समझिए कि सभी दवाइयाँ, ख़ास तौर से पेन किलर, आपके लीवर को भी अफेक्ट करेगी, आपकी किडनी को भी अफेक्ट करेगी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, और अफेक्ट करेगी आपके बेसिकली पेट को। तो पेट में अल्सर होना, और जिनको अल्सर पहले से उनके अंदर ब्लीडिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बस आपको वही वाली बात याद रखनी है कि अगर आप दवाइयों से, सिंपल पेन किलर से असर भी हो रहा है और आपको 1 महीने में 5 दिन से ज़्यादा आपको माइग्रेन का हेडेक हो रहा है, तो अब ये दवाइयाँ आपको ना इस्तेमाल करके बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जा सके और आपको माइग्रेन का हेडेक बार बार ना हो। ओवर यूज से पेन किलर हेडेक भी होता है, और यानी कि जो दवाइयाँ आप दर्द ख़त्म करने के लिए ले रहे हो उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप बार बार इन दवाइयों को इतना ज़्यादा लेने लग जाते हो तो माइग्रेन के हेडेक में आराम के बजाय कई बार सिचुएशन वर्स भी होने लग जाती है। सो ये तो था पहली जो सबसे पहला जो कैटेगरी इन दवाइयों में आती है। दूसरी जो कैटेगरी आती है इन दवाइयों में वो आती है ट्रिप्टेन। अच्छा, मैं ट्रिप्टेन पे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो शायद मैं भूल ना जाऊँ। एस्प्रिन जो है और आइबुप्रोफेन है, ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ होती है। जब लोगों को, जिनको असर देती है उनको बहुत अच्छा असर देती है। लेकिन एक बात समझनी होगी कि डेंगू के सीज़न में जैसे बुखार होता है लोगों को, उस टाइम पे आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन की दवाइयाँ काफ़ी भयंकर रूप ले सकती है। आपके प्लेटलेट की गिनती को नीचे लेके आ सकती है, प्लेटलेट काउंट को घटा सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। सो डेंगू के सीज़न में अगर आप माइग्रेन से ग्रसित है और डेंगू का सीज़न चल रहा है, बुखार हो रहा है, साथ में आपको सर दर्द भी हो रहा है, तो ये सोच के कि मेरे को सर दर्द से के लिए आइबुप्रोफेन से आराम लग जाता है या एस्प्रिन से आराम लग जाता है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि डेंगू के सीज़न में ये दवाइयाँ खतरनाक रूप ले सकती है। तो आपको चूज़ करना चाहिए पैरासीटामोल, और अगर नहीं आराम लग रहा तो डॉक्टर के पास चले जाइए। और 16 साल से नीचे की उम्र में अगर आपको एस्प्रिन देनी नहीं चाहिए किसी भी वजह से, और माइग्रेन के लिए भी नहीं देनी चाहिए। आमतौर पर माइग्रेन जो है अर्ली अडल्टहुड में होती है, यानी कि 19-20 साल की उम्र से इसके जो केसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रिप्टेन नाराज़ हो गया होगा कि मुझे बीच में छोड़ के भाग गए। हम गए नहीं हैं, हम यहीं पे हैं। एक थोड़ा सा मुद्दा रह गया था एस्प्रिन वाला, वो पूरा कर रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो बिकने वाली दवाई है, जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है, वो है सुमाट्रिप्टेन। ये बहुत ही स्पेसिफिक दवाइयाँ होती है माइग्रेन के मरीज़ों के लिए, ख़ास तौर से माइग्रेन के मरीज़ों के लिए ही होती है। जब सिंपल पेन किलर काम करना बंद कर देती है या उनसे असर नहीं होता या वो कम पड़ जाती है, ताकि आपको पूरा असर ना हो, उस सिचुएशन में ट्रिप्टेन ग्रुप की दवाइयाँ ट्राई की जा सकती है। ट्रिप्टेन ग्रुप की दवाइयाँ बहुत ही स्पेसिफिक दवाई होती है। क्यों स्पेसिफिक होती है? बेसिकली जो भी माइग्रेन की वजह से हमारे ब्रेन में बदलाव होते हैं, ये उन सारे बदलावों को रिवर्स करती है। माइग्रेन में क्या बदलाव आता है? जो हमारी धमनियाँ होती है वो डायलेट होती है, और उसी की वजह से जैसे डायलेट होगी, बार बार चस्ट थ्रॉबिंग पेन होता है हमको सर में, और इस डायलेटेशन को, इस फुलाव को ये कम करती है। इस धमनियों को सिकोड़ने का काम करती है ट्रिप्टेन ग्रुप की दवाइयाँ। तो है ना, ये बड़ी मज़ेदार ग्रुप की दवाइयाँ। ये आती अलग अलग फॉर्म में है, जितनी फॉर्म में टैबलेट भी आ सकती है, उसके अलावा इंजेक्शन भी आते हैं। और अगर जिन लोगों को नोजिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है, उनके लिए सपोजिटरी फॉर्म में भी ये दवाई आती है। अब अगर मैं बात करूं ट्रिप्टेन के साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में मरीज़ को लगता है उसके चेहरे से गरम गरम हवाएं निकल रही है, उसको फ्लशिंग होती है, वार्म सेंसेशन होती है। इसके अलावा मरीज़ को टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जैसे कि लगता है कि चेहरे पे या बाजू में चींटियाँ चल रही है, चेहरे पे, बाजू में, हाथ में, और कई बार चेस्ट में भी टाइटनेस फील हो सकती है, कभी कभी हैवीनेस भी फील होती है।
ये मैं लक्षण क्यों बताता हूँ, क्योंकि इन लक्षणों को जानने के बाद जब भी कोई चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है जो लोगों को समझ नहीं आती है, तो लोगों को लगता है कि हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बट ट्रिप्टेन खाने वाले जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ये कॉमन है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। इनके साथ साथ ट्रिप्टेन खाने वाले मरीज़ों में ड्राउजीनेस होता है, यानी कि नींद की जैसी फीलिंग होना, और मुंह बिल्कुल सूख जाता है, बार बार पानी पीने का मन करता है। और ट्रिप्टेन ग्रुप में भी वो प्रॉब्लम बनी रहेगी जो सिंपल पेन किलर के साथ में है। अगर आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, बार बार आप इसके लेने की ज़रूरत पड़ रही है, बेशक चाहे आपको आराम हो रहा हो, लेकिन आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर दिखाना है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं तो आपको इसकी वजह से दिक्कत भी हो सकती है। इसको लेने का सही टाइम, बढ़िया टाइम तभी है जब आप इसके लक्षण आने से पहले, माइग्रेन के लक्षण शुरू होने से पहले अगर आप इसे ले लें। सिंपल पेन किलर के मुकाबले अगर लक्षण शुरू भी हो गए हैं तो भी सुमाट्रिप्टन काफ़ी अच्छा खासा इफ़ेक्ट दिखाती है, बट सबसे बढ़िया इफ़ेक्ट तो तभी आएगा जब लक्षण आने से पहले आप इसे ले लेते हैं। ये सारी फॉर्म्स में आती है, इसकी भी सपोजिटरी आती है। जो लोगों में नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, वो सपोजिटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सुमाट्रिप्टन अगर आप ले रहे हैं और आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया और आपको इसका अच्छा इफेक्ट नज़र आ रहा है, आप फ़ायदा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को फॉलोअप ज़रूर कीजिएगा। उनको बताइए ज़रूर, आजकल तो फ़ोन नंबर भी होते हैं अपने डॉक्टर्स के, उनको बताइएगा कि मुझे सुमाट्रिप्टन से काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, ताकि उसी अकॉर्डिंगली आगे भी वो चीज़ों को प्लान कर सकें। अब अगला ग्रुप आता है एंटी सिकनेस मेडिकेशंस का, जैसे कि वॉमिटिंग के लिए जो दवाइयाँ होती है उनका भी माइग्रेन में काफ़ी अच्छा खासा इफ़ेक्ट नज़र आता है, उनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। इनका भी सबसे बढ़िया फ़ायदा तब होगा जब लक्षण आने से पहले आप अगर इनको शुरू करते हैं। एंटी मोशन सिकनेस या एंटी वॉमिटिंग जो दवाइयाँ हैं सबसे बढ़िया काम करती है लक्षण आने से पहले, और सबसे ज़्यादा बेहतर काम करती है अगर आप इनको दूसरी दवाइयों के साथ मिक्स करके, कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करी जाए तो ड्राउजीनेस फील हो सकता है, स्लीपीनेस फील हो सकता है, और कुछ लोगों में डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे नेक्स्ट ग्रुप आता है अर्गोटामिन ग्रुप। ये आप ये कह सकते हैं माइग्रेन के लिए सबसे शुरुआती दवाइयों में से एक है अर्गोटामिन जो ये ग्रुप है। ये ग्रुप जो माइग्रेन के हेडेक होता है उसको बड़ा इमीडिएटली हैंडल करने में काफ़ी सक्षम होता है, लेकिन ओवर द टाइम जब इनको इस्तेमाल किया गया तो ऐसा पाया गया इसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है या कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो इसलिए अब इनका इस्तेमाल जो है काफ़ी कम हो गया है। दूसरे ग्रुप की दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर इनका इस्तेमाल भी किया जाता है तो डॉक्टर अपनी सुपरविज़न में प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इनको इस्तेमाल करने के लिए सलाह देते हैं। हालांकि लोग इनको फिर भी ले लेते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए कि ये दिक्कत भी कर सकते हैं। ये भी सभी फॉर्म में आते हैं, टैबलेट्स, उसके अलावा इंजेक्शन भी, उसके अलावा सपोजिटरी भी ये आती है। अब अगले ग्रुप में आती है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ये वो दवाइयाँ हैं जो हाइपरटेंशन के मरीज़ों में बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बड़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ होती है, और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके अंदर जो बीपी की प्रॉब्लम होती है उनमें तो काफ़ी अच्छा खासा काम करती है जब कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है मरीज़ के अंदर। सो बीटा ब्लॉकर का जो सबसे पॉपुलर मेंबर है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है वो एटिनोलॉल है, जो सबसे पॉपुलर है। ये भी क्या करता है माइग्रेन में, जो माइग्रेन की वजह से हार्मोनल स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी के अंदर और हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, उसको रिलैक्स आउट करने में बीटा ब्लॉकर काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट इसकी बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से कुछ लोगों में इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद न आने की प्रॉब्लम हो जाती है, नोजिएटिंग फील हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकता है, और कुछ लोगों में इसकी वजह से डिप्रेसिव फीलिंग भी आती है कुछ लोगों में। तो ये सारे के सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है जो आपको पता होने चाहिए अगर आप ये दवाई ले रहे हैं, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब जो है आजकल नई एडवांस मेडिकेशंस आ रही है, जैसे कि कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, इसका भी काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट देखा जाता है, बट ये बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल दवाइयाँ नहीं होती है, इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल बताने की ज़रूरत समझता नहीं हूँ। फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ही होते हैं। फिर आते हैं वो दवाइयाँ
जो डिप्रेशन में इस्तेमाल की जाती है, डिप्रेशन वाले मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमिट्रिप्टिलिन है। प्रॉब्लम इनकी क्या होती है कि इनके अंदर है ना वज़न ज़्यादा बढ़ता है मरीज़ का, वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है और जो लिबिडो है वो कम हो जाती है, यानी कि सेक्स करने की जो अर्ज है वो कम हो जाती है, जो कोई भी इंसान जो है नॉर्मल इंसान नहीं चाहता कि उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आए। तो बिना डॉक्टर की सलाह के तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। फिर जो कुछ दौरे की जो दवाइयाँ हैं मिर्गी के लिए या एपिलेप्सी के लिए, सीजर की जो दवाइयाँ हैं, एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस हैं, वो भी इस्तेमाल की जाती है, इनसे भी माइग्रेन में काफ़ी अच्छा खासा इफ़ेक्ट नज़र आता है। और कुछ जगह पे तो आजकल बोटुलिनम के टॉक्सिन जो होता है उसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, उससे भी कुछ फ़ायदा होता है। बट ये अपने आप से खुद से ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, जाके आपने बोटॉक्स करवा लिया, वो उसका फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर से बात कीजिए इस बारे में, वो ज़रूरी है। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो फिर उसके बाद में मॉर्फिन है या कोडीन है, ओपियोइड ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती है, लेकिन ये दवाइयाँ इजीली एक्सेसिबल होती नहीं है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिलती नहीं है। और इनके साथ में एक बड़ी दिक्कत है, डॉक्टर भी हेजिटेट करते हैं, इनको लास्ट रिजॉर्ट की तरह रखते हैं, क्योंकि इनकी वजह से एडिक्शन हो जाती है मरीज़ को और वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर भी इनको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि अब कुछ काम नहीं कर रहा, अब इसी को इस्तेमाल करके देखते हैं। अब आजकल कुछ जगह पे मैग्नेटिक जो है वेव्स ब्रेन में छोड़ी जाती है, सर में लगा के छोड़ी जाती है, ताकि उससे भी काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट होता है। बट ये शुरुआती फेज़ में है, अभी उनका कॉमनली हर जगह पे इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए वो उसके बारे में कहना अभी मुश्किल है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बीच में बताया था कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके बात करके ढूंढनी होगी वो दवाई जो आपके लिए सबसे बढ़िया फ़ायदेमंद रहती है। सो जितने भी माइग्रेन की दवाइयाँ होती है आजकल कॉम्बिनेशन में भी आती है और कॉम्बिनेशन में भी दवाइयाँ अच्छा खासा असर करती है। अगर आप कॉम्बिनेशन की दवाई ले रहे हैं और उससे पहले आपको असर हो रहा था और अभी आपको लगता है कि ठीक से असर नहीं आ पा रहा है, तो डॉक्टर से बात कीजिए। कई बार उन्हीं दवाइयों को अलग अलग देने से भी अच्छा खासा असर आता है। उसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको ट्रिगर्स ढूंढने पड़ेंगे कि किन किन वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे माइग्रेन आपका रिलीफ होता है, सिम्टम आपके लक्षणों में सुधार होता है, और कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन का हेडेक जो है आपको बढ़ता है। क्या कोई दवाई की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई इमोशनल स्ट्रेस की वजह से तो नहीं आती है, किसी इन्वायरमेंट में जाने से तो माइग्रेन ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है। ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको चाहिए एक डायरी में आपको हर रोज़ लिखना होगा कि मैंने ये खाना खाया, आज मैं वहाँ गई थी, और वो सारी चीज़ें लिखनी होगी। मेरे आज माइग्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, हेडेक तो नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके आप कुछ महीनों में ये ढूंढ लोगे कि इनकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको आप अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में और जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनको कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दवाइयों की वजह से तो बर्थ डिफेक्ट वगैरह भी होते हैं, तो उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो सेफेस्ट दवाइयाँ हैं कोशिश कीजिए कि आप उनको सारे ट्रिगर से दूर रहे जो आपको माइग्रेन का हेडेक बढ़ाते हैं, और मिनिमम आपका एक्सपोजर होना चाहिए। और अगर आपको दिक्कत होती है तो पैरासीटामोल की दवाई ही लेनी चाहिए, उसके अलावा कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो डॉक्टर से जाके बेझिझक जाकर मिलिए, उनसे अपनी बात कहिए। तो हमने एक वीडियो बनाया था, मेरे कुलीग हैं डॉक्टर राजीव माही, उनके साथ में एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको माइग्रेन की सिचुएशन में नहीं खाने चाहिए। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो में उनका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर राजीव माही के चैनल का भी डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। इज़ ए वेरी गुड साइकेट्रिस्ट, वो काफ़ी अच्छी लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। सो ये वीडियो था माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। मुझे फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने अंदर सुधार करने के लिए का जो स्कोप है वो हमेशा खुला रखता हूँ कि मैं कैसे और ज़्यादा बेहतर वीडियो बना सकूं ताकि आपको बेहतर सर्व कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपको अच्छा लगे कि आप एक ठीक चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय, आप देख रहे थे शॉन टिप्स। स्टे ट्यून्ड।